तो एक चीज बताओ, कितने लोगों ने बनाने का प्रयास किया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कंफर्टेबल स्थिति में थे? बोलो। अराउंड 20 के आसपास ज्यादातर लोगों ने सही बना लिया होगा। बन गया, वेरी गुड, मैजिक हो गया ये तो। 3 घंटा पढ़ के, बोलो। एक ऐसा पाठ जिसको लेकर हिंदी वाले सबसे अधिक व्यथित रहते हैं, सबसे अधिक दुखी किसी पाठ को लेकर अगर हैं तो वो सीसेट का पेपर है कि नहीं है? उसमें पढ़ा कितने घंटे? बहुत मुश्किल से 3 घंटे। उसका कुछ लाभ जीएस के फर्स्ट पेपर में भी है। अगर आप देखोगे तो 3-4 सवाल उतना पढ़ के सही ज्यादा कर सकते हो। कहां पे बनाए तो नहीं हो ना? पक्का? कितना बनाए हो? हैं? हैं? अच्छी बात। कितना बोला है? नहीं बताने वालों को ना मैं ऐसे देख कर बता दूंगा कि नहीं बनाया है। मैं नजर ठीक से देख लूं और नजर में नजर मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि नहीं बनाया है। कोई एक्सेप्शनल होगा जो बचेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? देखो, आगे मैं प्रयास करूंगा उसको 5-6 क्लास लेने का, 10 के आसपास घंटे अगर हम पढ़ लें तो उसका कुछ लाभ जीएस के फर्स्ट पेपर में भी उठाया जा सकता है। पहले जीएस के फर्स्ट पेपर में भी खूब ट्रिक्स और टेक्निक्स काम करते थे। उसको भी समझने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लो और जाके कर लो। फर्स्ट पेपर में भी पहले ज्यादा था, अब उन लोगों ने रिसर्च करके कम कर दिया है। अब आपको देखोगे इतना कॉम्प्लेक्स टाइप के सवाल बन रहे हैं, नए नए टाइप के विकल्प बन रहे हैं। हमेशा रिसर्च करके नए टाइप के प्रश्न बने हैं, जो उस टाइप के प्रश्न पहले नहीं बनते थे। तो वो लोग भी खूब अलर्ट हैं, मगर अलर्ट होने के बाद भी उसके ऊपर से भी बुद्धि लगती है। अरे उनके पास भी बुद्धि है, अपने पास भी बुद्धि है। तो बुद्धि से बुद्धि का उपाय निकाला जा सकता है। जो बुद्धि पैदा करके समस्या क्रिएट कर रहे हैं, तो बुद्धि लगाकर उसका निदान भी निकाला जा सकता है। अब जाके यूपीएससी अलर्ट हुई है, नहीं तो जो आप 3 घंटा पढ़ के ये जो सेकंड पेपर में देखे हो, कुछ साल पहले ऐसी स्थिति थी कि कोई 3-4 घंटा पढ़ ले और जितना नॉलेज है उसी आधार पे वो 10-15 सवाल ज्यादा करे फर्स्ट पेपर में, वो क्लास में अलग से लेता था। केवल उनके लिए जो पीटी देने जा रहे हैं, मतलब जिन्होंने पीटी का फॉर्म भर रखा है, केवल उनके लिए परमिटेड था। उसको कभी भी मैंने आने नहीं दिया, ऑनलाइन में वीडियो क्लासेस में कभी नहीं आने दिया। तो जीएस के फर्स्ट पेपर के लिए भी पहले मैं क्लास लेता था। अब उसको मैंने, क्योंकि अब जो बहुत बड़े पैमाने पे उन लोगों ने प्रश्न पूछने के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है, तो वो सब ट्रिक्स और टेक्निक्स अब जो है ना इररिलेवेंट हो गई है। कुछ नए अभी भी मगर काम कर रहे हैं, ये ध्यान देना। पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है। क्या लिख रहे हो? अब ये पर्सनल बातों को इतना लंबा चौड़ा स्टोरी, अब कितना इसने समय लिया होगा? 10 मिनट लिखा होगा। कौन है? राजीव हैं तो ये हैं तो लक्की हैं तो उनकी वाइफ हैं तो फलाने हैं तो ढिकाने हैं। क्या कर लोगे? इमोशनल हो गया है इसका इंटेलेक्ट जो है ना, काम। अभी चौथा टॉपिक अभी तुरंत हम लोगों ने कंप्लीट किया है, संवेगात्मक बुद्धि। बोलो। इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा है, ये इमोशनल होकर लिखा है। सॉल्व करते रहो, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है सीसेट का पेपर सॉल्व करा दें। सीसेट का पेपर सॉल्व जिन लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने कराया है, वहां से मिलाते रहो। क्लियर है? बोलो। ये तो मैंने शौक से एक पार्ट्स करा दिया था, जो मुझे लग रहा था बहुत दिनों से कि ये ज्ञान संग्रहित रहे रहे कहीं
ज्ञान जो ऐसी चीज है बांटने से बढ़ता है, और संग्रहित करोगे तो धीरे धीरे वो क्षीण भी होता जाता है। तो चूंकि वो क्लासेस में पहले से लेता रहा था, तो अतः हमने बोल के केजीएस में वो अलग से क्लास ली थी। और आपने बनाया होगा तो लगता होगा कि कम से कम सीसेट कठिनाई पैदा नहीं करेगा। जिसने भी बनाया हो लगता होगा 20 के आसपास यहाँ कर लेंगे और 10-15 भी अगर उधर हो जाए तो टोटल 50 अगर आप हिट करते हो तो फिर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो। 50 से 55 है कि नहीं है? आप 40 छोड़ दो, क्या दिक्कत है? 35 छोड़ दो, 80 में से 35 छूट भी जाए तो कोई दिक्कत, अपने को तो क्वालिफाई करने से मतलब है। और टोटल 27 चाहिए। अगर केवल एग्जैक्ट 30 भी करते हो, केवल 30, और उसमें से 30 एकदम करेक्ट है, उसमें से 1-2 गलत भी है, तब पर भी सिलेक्शन 27 चाहिए करेक्ट। 33 करो, 3 गलत कर दो, तब पर भी आप क्वालिफाई करने जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ये भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह भी एक टेक्निक ही है, पढ़ने का ढंग है। एक दिन में सारे समाज सुधारक कर लिए हो, बोलो, और किसी के पास जाकर चैलेंज कर दो कि जो भी सुधारक पूछ लो मैं बता दूंगा, उसको तनाव होगा कि नहीं होगा? उसको क्या पता है इसने टेक्निक पे पढ़ रखा है? बोलो। एक दिन सिर्फ पढ़े हो और ज्यादातर लोगों के बारे में कुछ ना कुछ एकदम सटीक बातें लिख सकते हो। आपके पास और क्या चाहिए इसके साथ साथ समाज सुधारक में? लगभग 1 पेज में आपको कुछ फैक्चुअल बातें चाहिए। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, उसका उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, उसका उद्देश्य क्या था? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, उसका उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, उसका उद्देश्य? तो ऐसे अगर 8-10 अगर आपके पास फैक्ट हैं जो कि इतिहास में पढ़ोगे, बोलो पढ़ोगे ना? जब कोई राजा राम मोहन राय स्थापित कर रहे हैं, किसी को दयानंद सरस्वती स्थापित कर रहे हैं, किसी को विवेकानंद स्थापित कर रहे हैं, तो अगर ईयर के साथ संभव है तो ईयर भी याद कर लो, क्योंकि वो पीटी में भी पॉसिबल है। बोलो यस और नो। तो कुछ आप फैक्ट में नोट कर लो, कुछ फैक्ट को मैं ऐसे नोटिंग करा देता हूं। वैसे इतिहास में आप पढ़ोगे जरूर, ये फैक्चुअल चीजें हैं, ध्यान रखना। जैसे ब्रह्म समाज 1828 बंगाल, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, ये सब सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए ही था, ध्यान देना। ब्रह्म समाज किसने स्थापित की? ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे? 1828 में बंगाल में स्थापित किया। बाद में सबका इधर उधर विस्तार हुआ है, और ज्यादातर देखोगे महाराष्ट्र में और बंगाल में ही ये ज्यादा एरिया डोमिनेट कर रहा है। वहां से कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में जा रहा है। ज्यादातर समाज सुधारक कहाँ के हैं? बंगाल के हैं और महाराष्ट्र के। ज्यादातर लोगों को देखो उधर से वो उनके आइडियाज निकल रहे हैं और फिर दूर तक वो प्रसारित हो रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में जा रहा है। साउथ इंडिया में कुछ और अलग लोग हैं, बोलो। ये ध्यान रखना, ओवरऑल ये सब पढ़ना आपको इतिहास में बेसिकली। मगर यहाँ पे भी कभी राजा राम मोहन राय पिन पॉइंट गया तो 2-3 उनके बारे में, एक ओवरऑल सामान्य बातें लिख रहे हो। हम लोगों ने जो अभी लिखा था वो सामान्य बातें, सब पे लागू होता है। और कुछ विशिष्ट बातें अलग से इकट्ठा कर लो 1 पेज में, और जिसको पूछ ले उसके बारे में कुछ विशिष्ट बातों के साथ लिखोगे। जैसे अगर मान लो ज्योतिबा फूले आ जाए तो वहां सत्य शोधक समाज आना चाहिए कि भाई उन्होंने इसके लिए स्थापना की। क्लियर है? स्कूल तो सबने, स्कूलों की स्थापना तो ज्यादातर लोगों ने की है कि नहीं? अब संख्या अलग अलग है, किसी ने 18 किया, किसी ने 10 किया, किसी ने 12 किया। अब स्कूलों का नाम भी याद हो तो कर सकते हो। कुछ है क्या? है क्या? नेक्स्ट, आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। अठारह सौ पचहत्तर दयानंद सरस्वती। पंजाब और उत्तर भारत, आर्य समाज। बाद में ध्यान देना, उनके समर्थकों ने बाद में तो पूरे विद्यालय और कॉलेज की श्रृंखला स्थापित कर दी डीएवी के नाम से। पूरे भारतवर्ष में आज भी डीएवी, दयानंद एग्लो वैदिक के नाम से
उनके शिष्यों ने बाद में उनके नाम पे ही शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर दी। डीएवी के नाम से है। दूसरा हो गया। तीसरा, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, 1875, 1873। सत्य शोधक समाज, महाराष्ट्र। और नाम से भी ये सत्य शोधक समाज है। तो भाई जो समाज में शोषण था, अत्याचार था, भेदभाव था, उनसे मुक्ति के लिए। और शोषण और भेदभाव किसके साथ था? शूद्रों अतिशूद्रों के साथ था। उनके लिए सत्य शोधक समाज। लिख लिया, सत्य शोधक समाज। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, 1897। क्योंकि ये वेदांत दर्शन से प्रभावित है तो वेदांत की शिक्षा का प्रसार करते हैं। वेदांत की शिक्षा का प्रसार, लिख लो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्लियर है? बोलो क्लियर। और देखो, जितने सामाजिक सुधारक होंगे सब में एक शब्द जरूर लिखोगे। कोई भी सामाजिक सुधारक मिल जाए, उसमें जरूर ये बताओ कि उन्होंने सामाजिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सी चेतना जागृत? उन्होंने अपने प्रयासों से लोगों की सामाजिक चेतना को जागृत किया। लिख लो, महत्व में लिख लो, एक लाइन लिख लो स्टार देकर। उन्होंने, उन्होंने का मतलब कोई भी समाज सुधारक जो भी आ जाए, जो भी आ जाए उनको लिख सकते हो। उन्होंने क्या किया? बोलो क्या किया? सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। लोगों की सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। जितने महान नेता अगर आ गए ना, अगर नेता पे आ गया तो सब लोग को लिखोगे सबके बारे में। उन्होंने लोगों की राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। अगर नेता मिल गए तो ये लिखोगे, समाज सुधारक मिलो पूछा जाएगा तो ये लिखोगे, पक्का लिखोगे, 100% लिखो, 100% सेट करेगा। एक लाइन परफेक्ट। कौन सी चेतना? बोलो कौन सी चेतना? सामाजिक चेतना। बोलो। हम नीति शास्त्र पढ़ते, इसका लाभ क्या है? नीति शास्त्र लोगों की नैतिक चेतना को जागृत करता है। कौन सी चेतना? आज पर्यावरणीय समस्या फैल बढ़ रही है, बढ़ रही है। आज किसकी जरूरत है? लोगों की कौन सी चेतना को जागृत करने की जरूरत है? हमें लोगों की पर्यावरणीय चेतना को जागृत करने की जरूरत है। आज सांप्रदायिकता, कट्टरता आदि बढ़ रही है, यह राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। हमें राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। ध्यान देना। क्लियर है? बोलो। तो जितने समाज सुधारक पे क्या लिख दोगे? बोलो, उन्होंने अपने प्रयासों से सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। जितने नेता मिल गए क्या लिखोगे? और जितने पर्यावरणविद मिल गए। क्लियर है? चेतना जागृत बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा शब्द? बोलो कौन सा शब्द? हर एक साल लिखना है, एक से अधिक जगह लिखना है, मेंस में लिखना ही है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि शब्द से पकड़ है कि नहीं है। नहीं है तो नहीं लिखोगे, और अगर है तो एक से अधिक जगह लिखोगे। लिखना ही है। और कहीं नहीं मौका मिलेगा निबंध में 2-3 बार लिख डालेंगे। कोई निबंध हो लिखेंगे ही। समझ में आया? कौन सा शब्द? बोलो कौन सा शब्द? चेतना। चेतना को जागृत करना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की चेतना जागृत करोगे। ध्यान देना। क्लियर? देखो, कई सारे ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने पूरब और पश्चिम का समन्वय करने का प्रयास किया है। क्या किया है? पूरब और पश्चिम के समन्वय। पूरब और पश्चिम के समन्वय करता क्या माने जाते हैं? बोलो क्या माने जाते हैं?
किसके किसके बारे में आ सकता है? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, विवेकानंद, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर किन्हीं के बारे में आ जाए, इनमें से किसी के भी बारे में, तो क्या लिखोगे? लाइन बोलो, क्या लिखोगे? वे पूरब और पश्चिम के समन्वयकर्ता माने जाते हैं। फिर से बोलो, वे पूरब और पश्चिम के कौन माने जाते हैं? मान लो विवेकानंद पे कोई सवाल आ गया, एक लाइन बोलो। वे पूरब और पश्चिम के समन्वयकर्ता माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय पे बोलो। राजा राम मोहन राय पूरब और पश्चिम के समन्वय करता है। पूरब के दो पक्ष हैं, एक रूढ़िवादी पक्ष, कौन सा पक्ष? और दूसरा उन्नत पक्ष, कौन सा पक्ष? उन्नत पक्ष में लिख लोगे योग, आध्यात्म। और रूढ़िवादी में जैसे सती प्रथा आदि, सती प्रथा आदि। पश्चिम के दो पक्ष हैं, एक आधुनिक पक्ष और दूसरा भोगवादी, भोगवाद। आधुनिक पक्ष के नीचे लिख लोगे लिंग समानता, लिंग समानता, आधुनिक शिक्षा, मानवतावाद। और भोगवाद के नीचे लिख सकते हो खाओ पियो मौज उड़ाओ, हिप्पी कल्चर, हिप्पी कल्चर लिख लो। खाओ पियो मौज उड़ाओ, हिप्पी कल्चर, भोगवाद, अनियंत्रित भोगवाद। आधुनिक पक्ष के नीचे लिख लो लिंग समानता, आधुनिक शिक्षा, मानवतावाद। यहां पे पूरब में लिख लोगे रूढ़िवादी पक्ष जैसे सती प्रथा आदि, उन्नत पक्ष योग अध्यात्म आदि, योग अध्यात्म। सर्वे भवंतु सुखिना भी लिख सकते हो, योग अध्यात्म, वसुधैव कुटुंबकम भी लिख सकते हो। ये भारत के उन्नत पक्ष हैं, परिष्कृत पक्ष है। लिख लिया? तो जब हम कहते हैं कि वे पूरब और पश्चिम के समन्वय करता है, तो इन दोनों को समन्वय करोगे, किसको? बोलो किसको किसको करोगे समन्वय? इसको किसके साथ? अब मान लो विवेकानंद लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? विवेकानंद पूरब और पश्चिम के समन्वयकर्ता माने जाते हैं। लाइन बोलो सारे लोग। पूरब और पश्चिम के, वे पूरब के उन्नत पक्ष हो जैसे पश्चिम के, जैसे आधुनिक शिक्षा मानवतावाद के साथ समन्वय करने पर बल देते हैं। हो गया 4 लाइन? बोलो हो गया 4 लाइन? बोलो। राधा कृष्णन के बारे में 4 लाइन लिखो आप। राधा कृष्णन के बारे में 4 लाइन लिख के बताओ, लिख के बताओ। जो लिखोगे राधा कृष्णन पे बात, वो राजा राम मोहन राय पे भी लागू हो जाएगी। राजा राम मोहन राय पे 4 लाइन लिखने जा रहे हो आप? किस पे लिख रहे हो? राजा राम मोहन राय पे 4 लाइन।
इसको हम 4 के बदले 8 लाइन भी बना सकते हैं, अपने हाथ में है। और मान लो कभी मिल गया राजा राम मोहन राय पूर्व और पश्चिम के समन्वय करता है, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि पूरब के सभी चीजों को नहीं लेते हैं, पूरब के कौन पक्षों को लेते हैं और पश्चिम के किन पक्षों को लेते हैं, भोगवाद को नहीं लेते। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है अंधाधुंध पश्चिमीकरण का विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? हम लोगों ने समाज सुधारकों में लिखा है कि नहीं लिखा है? किसका विरोध करते हैं? फिर से बोलो, किसका विरोध करते हैं? क्योंकि पश्चिमीकरण होगा, पश्चिमी होगा तो उसमें क्या आ जाएगा? अगर आप खूब पश्चिम की तरफ भागोगे तो भोगवाद को भी पकड़ लोगे। ये छोड़ो, अंधाधुंध पश्चिमीकरण नहीं बल्कि पश्चिम के आधुनिक पक्षों को ले लेंगे। कौन से पक्ष को लोगे? इसलिए पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में अंतर है। हम लोग आधुनिक पक्षों को लेंगे, अंधाधुंध पश्चिमीकरण की बात को स्वीकार। समझ में आ रहा है? बोलो, हम पश्चिमीकरण पे का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम पश्चिम के किस पक्ष का सपोर्ट करेंगे? जहां पे लिंग समानता है, आधुनिक शिक्षा है, मानवतावाद है, स्वतंत्रता है, समानता है। क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है। ये सब कौन से पक्ष हैं? पश्चिम के कौन से पक्ष? फिर से बोलो, कौन से पक्ष? इनको जोड़ेंगे किससे? पूरा पूरा पूरब का पक्ष ले लोगे, क्योंकि पूरब में कौन से पक्ष हैं? सती प्रथा है, बाल विवाह है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, समाज में अस्पृश्यता है कि नहीं है? हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम भोगवाद का सपोर्ट, हिप्पी कल्चर का सपोर्ट नहीं करेंगे, अनियंत्रित भोगवाद का सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि पूरब के उन्नत पक्षों को पश्चिम के आधुनिक पक्षों से समन्वय स्थापित करने का। इसलिए विवेकानंद समन्वय करता है। क्या है? राधा कृष्णन क्या है? राजा राम मोहन राय क्या हैं? ये पूरब और पश्चिम के समन्वय करता माने जाते हैं। अगर मान लो कभी इसी पे सवाल मिल गया तो हम 7-8 लाइन खेल सकते हैं। खेल सकते हो? अभी तो केवल इधर इधर की बात मिला रहे हो ना। ये भी तो लिख सकते हो कि पश्चिम के पूरब के रूढ़िवादी पक्षों को त्यागने की बात करते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि का वो निषेध करते हैं, पुनः अंधाधुंध पश्चिमीकरण का भी विरोध करते हैं। वे पश्चिम के भोगवाद के समर्थक नहीं है, भोगवाद हिप्पी कल्चर के सपोर्टर नहीं है, बल्कि पश्चिम के आधुनिक पक्षों को पूरब के उन्नत पक्षों से समन्वय स्थापित करने के पक्षधर हैं। बोलो, लिख लोगे? समझ में आ रहा है? किसी के बारे में आ जाए योगदान बताओ तो योगदान में इस पे खेल सकते हो, इवन गांधी पे भी जा सकते हो। समझ में आया? गांधी का योगदान तो ये भी एक दिखा दोगे। गांधी इसका सपोर्ट थोड़ी करते हैं, और गांधी इसका भी सपोर्ट नहीं करते हैं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, अनियंत्रित भोगवाद, अनकंट्रोल्ड। बोलो, हिप्पी कल्चर का सपोर्ट नहीं करते। एक मूवी बनी थी पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार की, उसमें दोनों का डायलेमा दिखाया जा रहा था। एक साइड में भोगवाद है और एक साइड में योग और अध्यात्म है। क्लियर है? तो बोलो, तो दोनों का तालमेल होना किसका? आधुनिक पक्ष का किसके साथ? तो आप एक साथ इतने लोगों के बारे में 5-5 लाइन लिखने की स्थिति में आ गए। आ गए? नीचे लिख लेना, इतने लोगों का नाम लिख लो। लिख लिया? लाइन लिख लोगे? कहां पे? इधर में राधा कृष्ण के श्री हैं, श्री अरविंद हैं, उनके नीचे में रविंद्रनाथ टैगोर है। लास्ट ईयर टैगोर पे सवाल था आईएएस में, फर्स्ट पेपर में। कहां पे था पता है? जीएस के फर्स्ट पेपर में 10 नंबर का सवाल आ गया गांधी और टैगोर को लेकर, और शिक्षा पे सवाल पूछ लिया। सामान्यतः फर्स्ट पेपर में इस टाइप के सवाल थोड़े ही जाते हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं। और चीजें तो पढ़ के जाएंगे, थॉट वाले पार्ट्स को तो बचते हैं। तो अगर यहाँ ठीक से पढ़े हो तो वहां पे भी टैकल कर लोगे। रविंद्रनाथ टैगोर में अंतर्राष्ट्रीयता की बात है,
शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयता का भी भाव आना चाहिए। गांधी राष्ट्रीयता तक सीमित है। बोलो, अरे बोलो यस और नो। गांधी कहते मातृभाषा में पढ़ाओ, वो कहते मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाओ, विदेशी भाषा भी पढ़ाओ। कौन? स्कूलों में विधिवत शिक्षा की बात करते हैं, ये कहते हैं प्रकृति के प्रांगण में पढ़ाओ। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन, विश्व भारती। बोलो, वो कहते शिक्षा ऐसी दो कि लोग आजीविका की पूर्ति कर लें। गांधी, वो कहते शिक्षा ऐसी दो कि लोग संगीत भी सीख लें, कला भी सीख लें, पेंटिंग भी सीख लें। कौन? गांधी नहीं, टैगोर। सब गांधी ही है। देखो, लास्ट ईयर था ना सवाल, 5 पॉइंट का अंतर, 6 पॉइंट का अंतर क्रिएट कर दो, हो गया उत्तर। नहीं तो उलझे रहो, जूझते रहो और परेशान होते रहो। 6 पॉइंट का उत्तर, 6 अंतर दिखा दो। कई चीजें कॉमन है दोनों लोगों में। दोनों की शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो कि आदमी मानव बन जाए, इंसान बन जाए, मूल्य विकसित हो जाए। दोनों लोग चाहते हैं, मगर फिर भी अंतर है। यही तो सवाल था, लास्ट ईयर था ना सवाल। 5-6 अंतर को निकाल दो। पढ़ रहे हो इथिक्स में, सवाल सॉल्व कर रहे हो कहां पे? फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में भी सॉल्व करोगे। इंडियन सोसाइटी में सामाजिक न्याय पढ़ना, वो सॉल्व हो जाएगा। और ये सवाल कभी भी रोल्स वाला सवाल मिल सकता है। सामाजिक न्याय में लोग सामाजिक न्याय पढ़ते वक्त रोल्स में हाथ नहीं डालते हैं, और सामाजिक न्याय लिख के उसमें रोल्स आया है। और अगर कोई सवाल सामाजिक न्याय का आप लिख रहे हो और उसमें रोल्स को आप कोट कर रहे हो, तो आप औरों की तुलना में एक कदम आगे हो। क्योंकि भारत में जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है और रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस से प्रभावित है। तो आप अगर ठीक से लिख दो तो नंबर ही नंबर है। जो सामान्यतः किताबों में, जो जीएस की किताब है, उसमें रॉल्स तक जाएगा ही नहीं, जाता भी नहीं है। जाएगा भी तो उसको समझाने के लेकर दिक्कत है। हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर कि सामाजिक न्याय का कैसे रॉल्स का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। लिख लिए हो? बोलो, लिख लिए? एक साथ कितने लोगों के बारे में लागू होगा? कर सकते हो? और ये सब लोग समकालीन, विवेकानंद, राधा कृष्णन, श्री अरविंद टैगोर, ये सारे लोग समकालीन नैतिक विचारक और दार्शनिक हैं, सुधारक भी हैं। ठीक है, समकालीन में आएंगे ये नीचे वाले सारे लोग। बोलो, आएंगे? नेक्स्ट। शिक्षा शब्द को लिख लो। शिक्षा, कौन सा शब्द लिख रहे हो? शिक्षा। ये जितने लोग हैं, चाहे राजा राम मोहन राय हो या फिर गांधी, ये सारे लोग, जितने लोगों को आपने पढ़ा, तो किसी का कोई शिक्षा संबंधी विचार पूछ ले, मान लो राधा कृष्णन का पूछ ले, टैगोर का पूछ ले, शिक्षा के संबंध में विचार, तो एक इधर में लिखोगे उद्देश्य, एक नॉट वाला लिखोगे। मतलब एक बार नकार में लिखोगे, उसके बाद सकार में लिखोगे। एक बार निगेटिव डिस्क्रिप्शन कर देंगे, उसके बाद ध्यान देना, यह भी लेखन शैली का एक अभिन्न अंग है कि हम कई बार नॉट में जाते हैं और कई बार नॉट नहीं लगाते हैं। एक बार अफर्मेटिव तरीके से लिख देते हैं, वास्तविक उद्देश्य, और इसमें नहीं लगा देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कि गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ये चीजें नहीं है, या अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यह, 3-4 पॉइंट लिख के कि यह उद्देश्य नहीं है शिक्षा का वास्तव, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यह है। बोलो, तो यहां पे नोट लगा के लिखेंगे। कहां पे? बोलो, कहां पे? तो शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। केवल लिखो अक्षर ज्ञान। आपने क ख ग पढ़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षित हो गए। बोलो, केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, लिख लो।
परीक्षा में उत्तीर्ण करना मात्र नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण करना, परीक्षा में उत्तीर्ण करना मात्र नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना, करना। देखो, जितने समाज सुधारक उन लोग मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना मात्र नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना मात्र, बल्कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य चरित्र निर्माण है। क्या है? लिख लोगे, चरित्र निर्माण है। लिख लो, मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। तीसरा पॉइंट, मानव की आंतरिक शक्तियों को विकसित करना है, मानव की आंतरिक शक्तियों को विकसित करना है। नेक्स्ट, मानवीयता का गुण विकसित करना है, मानवीयता का गुण विकसित करना है। ऐसा भी लिख सकते हो कि आदमी को इंसान बनाना है, हैवान नहीं। क्या बनाना है? आदमी को शैतान नहीं, हैवान नहीं, क्या बनाना है? इंसान बनाना है। ये शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ये कि आदमी को मानव बना दे, आदमी को इंसान बना दे, या आदमी को आदमी बना दे। ये सुनो, कहा भी गया है, आदमी आदमी जो बन जाए झगड़े सारे जहां के मिट जाए। आदमी आदमी नहीं होता, हैवान हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, शैतान हो जाएगा, मगर आदमी वाला लक्षण कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, लिख लिया? बोलो, लिख लिया? इस शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है, नोट करोगे? प्रकृति प्रेम को बढ़ावा देना, इसी में ही वास्तविक उद्देश्य में प्रकृति प्रेम, शिक्षा का उद्देश्य जो है प्रकृति प्रेम को भी बढ़ावा देना है। स्वतंत्र एवं विचारशील व्यक्ति का निर्माण करना है, स्वतंत्र एवं विचारशील व्यक्ति का निर्माण करना है। सादा जीवन उच्च विचार को प्रोत्साहित करना है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। सादा जीवन उच्च विचार, बोलो, लिख लो, नैतिक मानव बनाना है। कैसा मानव? इथिकल ह्यूमन बींग्स, वो भी एक है, बिल्कुल सही, लिख सकते हो। दिमाग बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है। लिख लो, संवेगात्मक बुद्धि का विकास करना है। बिल्कुल सही पॉइंट इन्होंने बोला है। नहीं, अच्छी बातों को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ग्रंथों में कहा गया, आनो भद्रा कृत्व यंतु विश्वतः, यानी विभिन्न क्षेत्रों से अच्छे विचार हमारे जीवन में आवे, ये तो हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है। क्लियर? बोलो क्लियर? यह भी लिख सकते हो, क्योंकि गांधी जैसे लोग कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य जो है चरित्र निर्माण भी हो और आदमी स्वावलंबी भी बन जाए। तो अब ये भी लिख लो, अब तो शिक्षा का उद्देश्य जो है ना कौशल विकास भी हो गया है। नोट कर लोगे, कौशल विकास क्या है? कौशल विकास, यह भी शिक्षा का उद्देश्य हो गया है। बोलो, लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो? नेक्स्ट, ये हो गया हम लोगों ने कुछ
देख लिया समाज सुधारकों के बारे में, किसी की शिक्षा पूछ ले तो इन चीजों पे आप जा सकते हो। बोलो कर सकते हो? क्लियर है? शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि ये सारी चीजें वास्तव में हो जाए तो हम कहेंगे शिक्षा बहुत अच्छी है। स्वावलंबी भी बन जाए, कौशल विकास हो जाए, चरित्र निर्माण हो जाए, अच्छे अच्छे मूल्यों से युक्त हो जाए, संवेगात्मक बुद्धि विकसित हो जाए, यही शिक्षा का वास्तव में उद्देश्य होना। मत दिक्कत क्या है कि अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली आदमी को करप्ट बनाती है। क्या बनाती है? ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाती हैं जिसका वास्तव में पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। कई चीजें ऐसी पढ़ाती है। बोलो, यह मैकाले वाली शिक्षा पद्धति बहुत वर्षों तक लगातार बरकरार रही, जो आदमी को वो क्या मतलब क्लर्क वाली शिक्षा देती है। कौन वाली शिक्षा? क्लर्क बनाने के लिए योग्य है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने समाज सुधारक को देख लिया। देख लिया। अब हम लोग महापुरुष लिख रहे हैं अलग से प्रेस पेज पे। क्या लिख रहे हो? महापुरुष। महापुरुष। महापुरुष ऑब्लिक देखकर महान नेता। प्रेस पेज पे लिख लो, कोई दिक्कत है? नए पेज पे लिख लो। मान लो सुधारक में कुछ और पॉइंट मिला कुछ ऐड करने के लिए, ऐड कर देना वहां, आपके पास जगह है तो। अब ग्रेट लीडर्स पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? ग्रेट लीडर्स पे। महान नेता, ग्रेट लीडर्स। इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं, 10-12 पॉइंट। ये सामान्य बातें हैं, कुछ विशिष्ट बातें अलग से याद कर लो, सामान्य बातों को उसके साथ मिलाओ और उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर का तो सवाल आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल कितने नंबर का? 10 नंबर। 20 नंबर के सवाल केस स्टडीज के सवाल हैं, तो आपको मैक्सिमम 150 शब्द लिखना है। थोड़ा भी ध्यान है, 5 पॉइंट अगर आपको पता है तो आप 150 शब्द खींच सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं। लिखने की थोड़ी क्षमता हो, अगर लेखन शैली ठीक हो, उस पर थोड़ा कंट्रोल हो, और किसी चीज के बारे में 5 पॉइंट पता हो ना, छोटा छोटा, तो 5 पे तो आप 15 लाइन जा सकते हो। ये सब कुछ आपके लेखनी के ऊपर निर्भर है। नहीं तो एक पैराग्राफ में 5 पॉइंट खत्म कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रैक्टिस कर रखी है, उस लेवल की प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। दशा थोड़ी बिगड़ गई है ना, इसलिए कठिनाई है। क्लियर? कई लोगों ने, कई तो जाकर एग्जाम दिए हुए हैं, उन लोगों ने कई जगहों से मिला के, कोई अभी मिला बोला कि सर मेरा 23 सही हो रहा है। कौन था वो अभी जो मिला? ठीक है, यही था? नहीं और भी था? कोई और भी था, 2-3 लोग थे जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया है। कम से कम ये वाले सेगमेंट में उनको लग रहा है कि नहीं ठीक है, हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 3 घंटा की क्लास से कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो हजारों घंटा पढ़ते हैं, हजारों घंटा पढ़ के भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में दिक्कत रहती है कि पता नहीं सीसेट होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा दर्द है। 10-12 घंटा पढ़ लिए रहते तो फिर तो और ज्यादा 2-3 और सही कर लेते, 3-4 सही कर लेते, ज्यादा सही करते। हमने भी कई दिनों की क्लास को शॉर्ट में किया कि एकदम 1 घंटे की प्रैक्टिस करें, हम डिस्कस करें और तुरंत बनाना शुरू कर दें। वो भी ऐसे नहीं होता है, उसके लिए अलग से विशिष्ट एफर्ट करना पड़ता है, तब ऐसी क्लासेस होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहे हो? महापुरुष। नोट करोगे? महापुरुषों का जीवन लिख लो। महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण रहता है। वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं।
क्या लिखा आपने? महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण रहता है, वे मानव कल्याण को यह बात डॉट 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 पर पूरी तरह से लागू होती है। क्या लिखा आपने? यह बात डॉट 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 लिखे हो पूरी तरह से। मान लो गांधी पे लिख रहे हो, कैसे लिखोगे? यह बात गांधी पर पूरी तरह से, नेल्सन मंडेला पे लिख रहे हो, मार्टिन लूथर किंग पे लिख रहे हो। महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण रहता है, वे मानव कल्याण को सर्वोपरि। यह बात महात्मा गांधी पर पूरी तरह से, महात्मा गांधी हटा दो, नेल्सन मंडेला पे पूरी तरह से, उनको भी हटा दो और दूसरे तीसरे नेता को लिख दो। नेता हो, महान नेता हो, छुट भैया नहीं, यह महान नेता पे लागू होता है। बोलो, क्लियर? वे मानव कल्याण को, तभी तो महान नेता है। स्वार्थी होगा तो महान होगा नहीं, सेल्फिश आदमी होगा तो महान नेता तो कहेंगे नहीं। अपने सिलेबस में पढ़ना है ग्रेट लीडर्स। कौन सा लीडर है? ग्रेट लीडर होगा, तो ग्रेट लीडर में तो क्वालिटी रहेगी। अच्छा ये बोलो, महान नेता अपने हित को वरीयता देगा कि सार्वजनिक हित को? तो किसी भी नेता के बारे में आ जाए, बोलो कि वे व्यक्तिगत हित के स्थान पे, अगर सेल्फिश आदमी होगा तो महान होगा नहीं। अरे बोलो, तो दूसरा नहीं लिखो, वे लिख लो, डॉट डॉट डॉट, दिमाग लगाओ, लिखो। अभी तो सारे लोग बोल रहे थे, भूल गए अचानक। लिख लो, वे व्यक्तिगत हित के स्थान पे सामाजिक हित को वरीयता देते हैं। वरीयता लिखने में दिक्कत है तो लिख दो प्राथमिकता देते हैं। मान्यता प्रदान करते हैं भी लिख सकते हो, बल देते हैं भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख लिया? वे व्यक्तिगत हित के स्थान पे सार्वजनिक हित को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। महान नेता है तो ये लक्षण तो होगा ही होगा। बोलो, मानव कल्याण के लिए काम करेंगे तो जो भी आ जाए महान नेता, उनके बारे में लिख सकते हो। महात्मा गांधी व्यक्तिगत हित के स्थान पे सार्वजनिक हित को वरीयता देते हैं, इसलिए तो महान है। नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ पॉइंट देखो, ये सब जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है जो महान नेताओं पे लागू हो जाएगा। और नेताओं के बारे में कुछ विशिष्ट पॉइंट रखो कि लगे कि नहीं उस नेता के बारे में लिखा जा रहा है। नहीं तो मान लो दो नेता कभी पूछ लिए, दोनों में समान ही लिख दोगे, फिर सामने वाला पकड़ लेगा कि ये तो गेम खेल रहा है, एक ही बात है। मगर कभी भी दो नेता पे सवाल बनता नहीं है, आएगा तो एक ही आता है या फिर नहीं भी आएगा। आना होगा तो एक ही आएगा। यहां तो आप तैयारी अलग तरीके से कर चुके हो। और मान लो आपने 2-3 क्लास की और किसी को बोलो तुम किसी भी नेता के बारे में पूछ लो, मैं तुम्हें 5 लाइन पक्का बताऊंगा, सामने वाले को तनाव हो जाए, कितना पढ़ लिया इसने। बोलो जिस भी नेता के बारे में पूछ लो उसके बारे में मैं बता दूंगा। जिस भी समाज सुधारक में पूछ लो, मैं 5-7 लाइन ऐसा बता दूंगा, तुम खंडित नहीं कर सकते हो, मानना तुमको पड़ेगा। इतना मैंने पढ़ लिया है। उसको क्या पता है टेक्निक लगाए हो। टेंशन दे दोगे कि नहीं दे दोगे? एक दिन पढ़ के सीसेट में टेंशन दे सकते हो। और धुरंधर लोगों को, ऐसे नहीं कि जो नए हैं, नए वाले तो वैसे ही टेंशन में रहते हैं। जो 2 साल से पढ़ के सीसेट में 2 बार फेल हो चुका है उसको टेंशन दे दो। और देखना आगे, अभी तो सोशल मीडिया पे अधिकांश लोगों ने या लगभग सभी ने वो ऊपर बताया पढ़ा है, नीचे उत्तर खोज रहे हैं। बोलो, आगे देखना बदलेंगे सब कि पहले सलाह आनी शुरू होगी कि पहले नीचे वाला पढ़ लेना चाहिए, बाद में ऊपर पढ़ना चाहिए। ये सब अब बताना शुरू करेंगे। तो अदरवाइज अभी तक की क्या स्थिति है?
दशा है, वही दशा है। और इतने सालों से सबसे अधिक हिंदी मीडियम परेशान किस चीज को लेकर है? सबसे अधिक दर्द, अगर किसी भी पूछ लो तो दर्द। लोग बोलते भी इसने रिजल्ट को बर्बाद कर दिया। उसमें ऐसा नहीं किसी ने कोई विशिष्ट प्रयास किया हो कि इसको चीजों को हम थोड़ा सरल बनाए। उसके लिए वर्क करना पड़ता है खुद भी। ऐसा नहीं कि जितना ज्ञान है उसी ज्ञान पे सब कुछ आप आगे बढ़ जाओगे। आपको बैठ के उपाय ढूंढना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, स्पेशल एफर्ट। तब जाके आप फाइंड आउट करते हो कि हाँ, इसको हम ऐसे खेल सकते हैं, हम ऐसे सवाल को ऐसे खेल सकते हैं। फिर एक एक सवाल पे एक एक ट्रिक बनने लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही ट्रिक को आप 20 जगहों पे लगाओगे। जैसे ही सवाल का नेचर देखा आपने, कह रहे ये तो इस टाइप का है, या इसमें ये शब्द आ गए हैं, इसका मतलब वो वाला ट्रिक काम करेगा। और ये काम कर रहा है, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आप पकड़ लोगे। अगर आपने 25-30 टाइप के प्रश्नों को टाइप में बता रहा हूं, टाइप, अगर 25-30 टाइप के प्रश्नों को देख रखा है तो फिर कॉमन टाइप के प्रश्न बार बार बन रहे हैं। उन्हीं शब्दों को बार बार घुमा फिरा के सामने वाला यूज कर रहा है। गलत बनाने के लिए कोई खास टाइप का शब्द सामने वाला लगाता है तो लाइन गलत हो जाता है। आपने उसको पकड़ रखा है कि कब कब गलत बना रहा है और किन शब्दों को पकड़े हुए सामने वाला। आपने उन शब्दों को पकड़ के अलग से फाइंड आउट कर लिया। ये थोड़ा शांति पूर्वक बैठ के उन शब्दों को चुनना होता है। प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से गो थ्रू करोगे, लॉजिकली देखोगे, लॉजिकली, ऐसे नहीं मनमाने तरीके से नहीं, फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप करते हो कि नहीं करते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिख लिया? वे महान अनुशासन, वैचारिक स्पष्टता, आत्मविश्वास, दूरदर्शिता, एवं संवेगात्मक बुद्धि से युक्त थे। एवं संवेगात्मक बुद्धि, महान नेता में संवेगात्मक बुद्धि खूब होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होगी। किसमें? महान नेता में। देखो, महान नेता होंगे तो उनमें जरूर अनुशासन होगा। अगर अनुशासन नहीं है तो वो महान हो नहीं सकते। महान नेता होगा तो उनको वैचारिक स्पष्टता खूब होगी। महान नेता वह होता है जो दूरदर्शी होता है। ये सुनो, महान नेता में नेतृत्व क्षमता होती है और वो संवेगात्मक बुद्धि से युक्त होते हैं। अगर ये सब नहीं है तो महान नेता हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, कई सारे पॉइंट हम आगे पीछे लिख रहे हैं, उसको आप एडजस्ट करते रहना। कौन सा पॉइंट को आगे लिखना है, किसको बाद में लिखना है। देशवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। देशवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। आप बोल सकते हो कि उन्होंने अपने कार्यों और प्रयासों से, अपने कार्यों से और विचारों से देशवासियों के जीवन स्तर को, तभी तो महान नेता हैं। देशवासियों का जीवन स्तर और घटा रहे हो तो महान थोड़ी ही होगा। बोलो, महान है इसका मतलब देशवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। नेक्स्ट, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन, निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में नैतिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। निजी और सार्वजनिक दोनों जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। ऐसा नहीं कि बाहर में कुछ और कहें और निजी जीवन में कुछ और करें तो वो महान नेता होगा नहीं। जैसे गांधी को देखो, सत्य और अहिंसा की बात करते थे और निजी जीवन में भी सत्य और अहिंसा का वो
पालन करते थे। अहिंसा की बात केवल बाहर में नहीं है, निजी जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी बात करते थे और निजी जीवन में भी उसको धारण किए थे, इसलिए वो महान नेता है। तो महान नेता वो है जो निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी नैतिकता के मूल्यों को स्वीकार, नैतिक मूल्यों को स्वीकार करते हो, महान नेता है। क्लियर? किसी भी महान नेता में आएगा तो लिख दोगे ये सार्वजनिक जीवन के साथ साथ निजी जीवन में भी नैतिक मूल्यों की महत्ता को स्वीकार करते हैं। जिस भी नेता के बारे में आ जाए उसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 100% सेट करेगा। उनमें दूरदर्शिता थी, ये स्वर्णो, उन्होंने देश अपने कार्यों से देशवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया। ये क्लियर? नेक्स्ट जातिगत और सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाकर, जातिगत और सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाकर जातिगत और सांप्रदायिक भेदभाव को भुलाकर संपूर्ण इकाई के रूप में संपूर्ण इकाई के रूप में मिलकर कार्य करने का आह्वान किया, मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देशवासियों के हृदय में, उन्होंने देशवासियों के हृदय में प्रेम और समर्पण का भाव जागृत किया, प्रेम और समर्पण का भाव जागृत किया, जिससे प्रेरित होकर अनेकों ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया, अनेकों ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। अब गांधी को ही देखो, एक बार कहा कि भाई छोड़ो अपनी नौकरी काम धंधा, आ जाओ, देश को आपकी जरूरत है। कई लोगों ने अपना काम बंद कर दिया, कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी, आ गए कहां पे? देश सेवा के लिए। बोलो आ गए। बहुत सारे लोग उनके साथ साथ ऐड जुड़ गए अपना चीजों को छोड़कर। उन्होंने देशवासियों के हृदय में प्रेम और समर्पण का भाव जागृत किया, जिसके कारण हजारों लोगों ने देश सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया। क्लियर? अभी देखोगे ये भी महान ही नेता के रूप में उभर रहे थे। अपने जो थे ये अन्ना हजारे साहब, बाद में सिट हो गए, वो बात अलग है, मगर ये भी महान नेता के रूप में उभर रहे थे और लग रहा था कि महान नेता हैं ही। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ? अंत में सेटिंग हो गई, उन्हीं की सेटिंग हो गई, सेट हो गए। अब आने से भी कतराते हैं कि नहीं दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल ठीक, वो अपने चले गए वहीं पे ही वापस। एक उनके आंदोलन से एक राजनीतिक दल की उत्पत्ति हुई जिसके वो खुद ही प्रबल विरोधी थे, और बाद में वो वापस बैक टू पवेलियन। अब कोई उनको बोलता भी है कि दिल्ली में आपकी सख्त जरूरत है, तो उनको पता है दिल्ली वाले सेट कर देंगे, आने से कतराते हैं। मगर उनके आह्वान पे बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ के उस आंदोलन में भाग लिए थे कि राष्ट्र की सेवा का एक अवसर है, आपको एक नैतिकता को बढ़ावा देना है, मूल्यों को समाज में बढ़ावा
तो बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के उस आंदोलन में भाग लिया था। अपने नौकरी को उन्होंने दांव पे लगा दिया। क्लियर? ध्यान रखना, उस नौकरी में खूब ऐसी चीजें हुई हैं उस वाले आंदोलन के क्रम में। अब तो कोई आ भी जाए और कहे कि मैं खूब ईमानदार हूं तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। बोलो, फिर उसकी स्थिति उभर सकती है वैसी। ये बोल रहा है कि सर कृपया करके रविवार को नीति शास्त्र का टेस्ट आयोजित करवाएं। केवल रविवार को ही क्यों चाह रहे हो? टेस्ट तो किसी भी दिन हो सकता है, मगर अच्छी सलाह है, इसको मैं लागू कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रविवार को टेस्ट देने के लिए कितने लोग रेडी हो? सब लोग रेडी हो? सब लोग रेडी होंगे, 80% लोग रेडी होंगे तब तो करवा देंगे। हैं? पक्का? सब लोग रेडी हो तो ठीक है, फिर तो संडे से टेस्ट की व्यवस्था मैं करवा देता हूं। क्लियर है? और टॉपिक वाइज चलता रहेगा। जैसे अभी टॉपिक नंबर 5 चल रहा है तो 5 में ही इसी से शुरुआत कर देते हैं। क्लियर? पक्का? ध्यान रखना। और मैं उसमें बोल दूंगा, जिसको चेक करने वाला हो कि जिसने गलत सलत लिखा है तो उसमें ये सलाह लिखे कि रील देखना बंद करो, पढ़ाई करना शुरू करो। उसमें एक कमेंट यह भी कमेंट में ही लिखवा देंगे। मैं बोल दूंगा उसको ये कमेंट लिखना शुरू कर दे। क्लियर? जिस जो लेवल पे नहीं लिखे उसके साथ ये कमेंट, ध्यान रखना। क्लियर? तो ये अच्छी सलाह है, इसको मैं लागू कर दूंगा। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, महापुरुषों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, उनमें कमजोर वर्गों के प्रति, उनमें कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव था। पढ़े हो ना टॉपिक नंबर 3 में, उसको उठा लिया हमने। उनमें कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से समाज को नई दिशा दी। उन्होंने जनमानस की आकांक्षाओं को, नेक्स्ट, उन्होंने जनमानस की आकांक्षाओं को साकारित करने का प्रयास किया। हमने जो डिक्शनरी देखोगे उसमें महान नेता के गुण करके हमने 5 लाइन दे रखा है, देखोगे आप। देखो लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 5 में महान नेता के लक्षण लिखा हुआ है। टॉपिक 5 में मेरे समझ से मिलना चाहिए। मिल गया? टॉपिक 5 में है कि टॉपिक फर्स्ट में है? देखो मिला कहीं पे महान नेता के गुण, प्रशासक के गुण, महान नेता के गुण, मिला? नहीं मिला है तो लिख लो, मिल जाएगा। कहीं होगा इसमें। ठीक है?
पेज नंबर 7। सेवन में कहा है? मिल गया ना, अच्छे नेता के गुण। अच्छे नेता के गुण मतलब महान नेता के गुण, ये स्वर्णो, वो सब वहां से भी ले सकते हो। क्लियर? ये भी लाइन लिख लो। मान लो किसी नेता के बारे में आ जाए कि इनकी वर्तमान में महत्ता बताओ, तो हम वो भी लाइन लिख सकते हैं जो अपनी परंपरा में कहा जाता है, महाजनो येन गतस पंथा। लिख लो, जिस पथ पर महान लोग चले हों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। जिस पथ पर महान लोग चले हों हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण करना चाहिए। तो महान नेता पढ़ लिया, बोलो थोड़ा नीचे जगह छोड़ देना, और कुछ और लगेगा कि ये भी लक्षण है, कोई महान नेता दिख जाए और उनके लक्षण समझ में आ जाए, वो भी लिख सकते हो। क्लियर? बोलो। महान नेता के लक्षण में कई सारी बातें बोली जाती हैं कि जो सबके हित में काम करे। महान नेता का यह भी लक्षण है जो वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की न केवल बात करे बल्कि वास्तव में उसे करके भी, तो महान नेता लिख सकते हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और क्या लिख सकते हो? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास को बढ़ावा दे, वो महान नेता है। जो वास्तव में इसको करे वो महान नेता है। कहने में कोई दिक्कत? बोलो। क्लियर? लिख लिया? बोलो लिख लिया? महान नेता हो गए। नीचे थोड़ा जगह छोड़ दो। मन में अगर आ गया कि ये भी महान नेता का लक्षण होना चाहिए तो वो भी लिख लोगे। क्लियर है? लिख लोगे प्रशासक। अब अलग से पढ़ोगे ना महान नेताओं को, इतिहास में पढ़ोगे ना। अरे हम कुछ लोगों को अलग से पढ़ लेंगे, गांधी को पढ़ लेंगे, टैगोर को पढ़ लेंगे। गांधी, नेहरू, महान नेता में पटेल, तीन लोगों को देख लेंगे। गांधी, नेहरू और पटेल, तीन को स्पेशली देख लेंगे। क्लियर? और फिर तो नैतिक मॉरल थिंकर और फिलोसफर में बहुत लोग हैं। क्लियर है? और प्रिंटेड नोट्स में मैंने बहुत सारे महान नेताओं को दे रखा है, वहां से भी देख लोगे। प्रशासक लिखो, नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। देखो समस्या क्या है कि अगर आप मध्य प्रदेश पीसीएस का पेपर देखते हो तो वहां नाम लिखा हुआ है, वहां पे भी महान नेता है मगर नाम लिखा हुआ है कि आप इनके इनके बारे में पढ़िए। जैसे गांधी हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि ये पटेल के बारे में पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़िए। वहां तुलसीदास जी का भी नाम दिया हुआ है, लोहिया का भी नाम है। तो वहां नाम देकर क्लियर कर दिया गया सिलेबस में 3 लाइन में। यहां पे स्थिति क्या है? लिखा हुआ है महान नेता। अब कौन से किन 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 को पढ़ना है बताया नहीं गया। सुधारक लिख के केवल छोड़ा हुआ है। तो फिर तो या तो सारे सुधारकों को एक एक करके पढ़ते रहो 1 हफ्ते तक, सारे महान नेताओं को पढ़ो, या कोई तरीका अपना लो। तो हमने तरीका अपना लिया और जो विशिष्ट बातें हैं अलग से प्रिंटेड नोट्स में दे दिया गया है। तो दोनों का तालमेल आपका होना चाहिए। अभी हम लोग प्रशासक के बारे में जा रहे हैं।
लिखा थोड़ी है कौन से प्रशासक के बारे में, केवल प्रशासक शब्द है। तो नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए लिख लो, लिख लो। तरफदारी, तरफदारी नहीं करनी चाहिए प्रशासकों को। भेदभाव, भ्रष्टाचार, अधिकारों का दुरुपयोग, कर्तव्यों का उल्लंघन, लोक निधि का दुरुपयोग, लाल फीताशाही, लिख लिया, बोलो लिख लिया। ये सब नहीं करना चाहिए उनको। करना चाहिए में लिख लो, करना चाहिए में सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से युक्त होकर कार्य। सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से युक्त होकर कार्य, ये उन्हें करना चाहिए। अधिकारों का सदुपयोग, अधिकारों का सदुपयोग और कर्तव्यों का निर्वहन, ये उन्हें करना चाहिए। अधिकारों का सदुपयोग और कर्तव्यों का निर्वहन। नेक्स्ट, सार्वजनिक हितों की पहचान और उसकी रक्षा। जनता की समस्याओं का निवारण, ये प्रशासकों को करना चाहिए। करना चाहिए, ठीक है। सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का, सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का त्वरित, प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक संपादन। ठीक है, ये सब उन्हें करना चाहिए। लिख लिया। तो देखो, प्रशासन प्रशासक हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, तो वहां पे हम लोगों ने एक बात लिखा, प्रशासन प्रशासक में को क्या क्या काम नहीं करना। दूसरा हम लोगों ने लिखा प्रशासकों को कौन सा काम करना। और तीसरा लिख लोगे प्रशासकों में कौन से प्रशासकों के गुण, लिख लोगे प्रशासकों के गुण, क्वालिटी, प्रशासकों में क्या गुण हो। तो लिख सकते हो प्रशासकों के गुण, तो गुण में लिख सकते हो सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से युक्त। प्रशासकों को सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से युक्त होना चाहिए। सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों यथा, सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों यथा, अब वहां पे लिख लो सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, गैर तरफदारी,
भेदभाव रहितता, ईमानदारी, खुला मन, ओपन माइंडेडनेस, नेतृत्व क्षमता। इन नोलन कमिटी का सातों, ब्रैकेट में लिख लोगे, नोलन कमिटी द्वारा वर्णित 7 मूल्य नोलन कमिटी द्वारा वर्णित, इसी में लिख लोगे जवाबदेहिता भी लिख लोगे, अकाउंटेबिलिटी, ये भी उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी वाली। लिख लिया, नोलन कमिटी, वो सब लिख लोगे। लिख लोगे सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, ये क्वालिटी उनके भीतर होनी चाहिए। नेक्स्ट नोट करोगे। पूरा टॉपिक नंबर 3 उठा के लिख दो ना, सार्वजनिक सेवा के प्रति, ये सब उनमें होना चाहिए। कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा का भाव। नवाचार की क्षमता, संवेगात्मक बुद्धि की अधिकता, संवेदनशीलता, दूरदर्शिता, दृढ़ता, परसिवरेंस। मगर विकट परिस्थिति आ जाए मगर उन्हें अपने काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, परसिवरेंस इसको बोला जाता है। जुझारूपन, दृढ़ता, कोई भी कठिनाई आ जाए लक्ष्य सिद्धि के लिए लगातार लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं परसिवरेंस। क्या बोलते हैं? ये उनके भीतर क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर? बोलो क्लियर। तो हम लोगों ने प्रशासकों के बारे में देखा, उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या और उनमें कौन कौन से गुण होने। कोई प्रशासक मिलेगा तो उसके बारे में कई बातें आप यहां से निकाल कर लिख सकते हो। बोलो। और किसी भी प्रशासक के बारे में आ जाए कोई भी प्रशासक आ जाए तो उसके बारे में 3 शब्दों को जोड़कर आप लिख सकते हो। पहला युक्त, दूसरा अनुरूप और तीसरा उन्मुख। क्या लिख सकते हो? लिख लो अलग से। प्रशासक का आचरण, युक्त, अनुरूप, उन्मुख, 3 शब्दों से खेल जाओगे तो लिख सकते हो। क्या क्या लिखा आपने? कौन कौन शब्द लिख लिया? युक्त, अनुरूप और उन्मुख। युक्त किससे होना चाहिए? लिख लोगे सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से। लिख लो आप, सिविल सेवा के आधारभूत मूल्यों से। एक तो अपने सिलेबस में वो 4-5 आ गए हैं, उसके अलावा आप ऑब्लिक देखकर आधारभूत मूल्यों से नोलन कमिटी में वर्णित मूल्य,
नोलन कमिटी द्वारा वर्णित मूल्य, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। नोलन, इसी में ही युक्त, नोलन कमिटी में जो मूल्य बताए गए उनसे युक्त होकर आचरण करना चाहिए, उनसे युक्त होकर आचरण करे। मतलब सत्यनिष्ठा से युक्त हो, ईमानदारी से युक्त हो, वस्तुनिष्ठता से, जवाबदेहिता से, बोलो, इन सब से युक्त होकर उसे आचरण करना चाहिए। क्लियर? अनुरूप उसे अपना काम, आचरण जो है ना, नियम और आचरण संहिता, आचार संहिता, नीति संहिता कह सकते हो, कोड ऑफ एथिक्स, आचरण संहिता, नीति संहिता के अनुरूप होना चाहिए, नियम के अनुरूप हो, कानून के अनुरूप हो। जो दिशा निर्देश हैं, नियम, कानून, दिशा निर्देश, आचरण संहिता, नीति संहिता के अनुरूप हो, उन्हें नियम के अनुसार काम करना चाहिए, कानून के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। बोलो, आचरण संहिता के अनुरूप काम करना चाहिए। लिख लिया? बोलो, लिख लिया? तीसरा क्या है? उन्मुख। उन्मुख में लिख सकते हो, जनोन्मुख काम करना चाहिए, कल्याणोन्मुख होना चाहिए, सुशासन उन्मुख होना चाहिए, परिणाम उन्मुख होना चाहिए, सब में उन्मुख शब्द को जोड़ सकते हो। उनका आचरण कल्याण उन्मुख हो, जन उन्मुख हो, सुशासन उन्मुख हो, परिणाम उन्मुख हो। बोलो, इनके उन्मुख होना चाहिए। क्लियर? आप इसको कल्याणोन्मुख कह सकते हो, कल्याणोन्मुख, सुशासनोन्मुख, अलग अलग भी लिख सकते हो, जोड़कर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लोगे? एक बार फिर से बोलो, प्रशासकों का आचरण किससे युक्त होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। किससे युक्त? जैसे, जैसे बताओ। सत्यनिष्ठा से। इसमें युक्त में वो टॉपिक 3 लिख सकते हो, टॉपिक 3, पूरा टॉपिक 3 उठा के लिख लो। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव से युक्त होकर आचरण करना, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा से युक्त होकर, सत्यनिष्ठा से, गैर तरफदारी से युक्त होकर आचरण करना। पूरा टॉपिक नंबर 3 उठा के लिख देंगे, लाइन बना देंगे। समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है समझ में? टॉपिक नंबर 3 याद है? याद तो नहीं है? नहीं, पीछे याद है? याद है? नहीं याद है? वो तो समझ में आ रहा है मुझे, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। बोलो, बोलो, क्लियर है? बड़ा खुश हो। सिलेबस याद कर लो कम से कम, इतने दिन हो गए हैं, इतनी बार मैंने टॉपिक नंबर 3 बोला है, अभी भी बहुतों को टॉपिक नंबर 3 याद। कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब टॉपिक नंबर 3 में कही गई बातों को नहीं लिख रहे हैं। हर एक साल लिखना है। कौन सा? अरे बोलो, कौन सा? हर एक साल लिख रहे हो, और कहीं नहीं मौका मिलेगा। केस स्टडीज में पक्का मौका मिलेगा, एक से अधिक जगह लिख रहे हो, एक जगह नहीं, एक से। और बहुतों को भी बोलो टॉपिक नंबर 3, तो रील उसको याद आ जाएगा। टॉपिक नंबर 3 साफ है। या आने से पहले जो मोबाइल देखा होगा ना, वही उसके दिमाग में घूम रहा होगा। टॉपिक नंबर 3 साफ है। कितने लोगों को टॉपिक नंबर 3 याद है? मैं किसी से पूछ सकता हूं, ध्यान रखना, हाथ सतर्कता से उठाना। अभी एक नजर, एक बार हाथ उठाओ, मैं बताता हूं जिसको मैं खड़ा कराता हूं। पक्का? इधर ने सब साफ कर दिया, हाथ ही नहीं उठाया। क्लियर है? चलो, हो गया। कई साहब दूसरे राउंड में हाथ नहीं उठाए, सब पहले राउंड में तो जोश में उठा लिए थे।
मैं नहीं चाहता हूं कि उठाओ किसी को खड़ा करके पूछूं और फिर वो थोड़ा उसको कठिनाई हो। मुझे पता है बहुतों को याद, वो तो दूसरे जब लोग बोलना शुरू करते हैं ना कमजोर वर्गों प्रति समानुभूति, तो उसको याद आता है, हाँ सही सुनता है। तो बाद वाला शब्द ज्यादा जोर से बोलता है, वो सही सुनता। याद आ गया उसको? बोलो। बाद वाला सो जो वो ज्यादा ताकत के साथ बोलता है। यहाँ मुझे भी याद है। अनुरूप भी लिख सकते हो। इनसे इनके अनुरूप एक प्रशासनिक अधिकारी को काम करना और इनके उन्मुख होना चाहिए। उसका जो कार्य है प्रशासनिक अधिकारी को, जनता के उन्मुख हो, कल्याण के उन्मुख हो, सुशासन उन्मुख हो, परिणाम उन्मुख उन्हें काम करना। तो कभी पूछ लेगा प्रशासकों का आचरण कैसा होना चाहिए, तो आप 3 शब्दों से जोड़कर लिख सकते हो। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? आसानी से पूछ सकता है प्रशासकों का आचरण कैसा होना चाहिए, बोल सकते हो। 3 शब्दों से हम खेल सकते हैं। पहला युक्त होना चाहिए, दूसरा और तीसरा। इसमें प्रशासक के आचरण के बारे में महत्वपूर्ण बातें इसके भीतर समाहित हो जाती, एकदम सरलतम शब्दों में। क्लियर? आपकी अपनी विशिष्टता होगी। कहीं बताओगे तो सामने वाला प्रभावित हो जाए, कितना इसने एनालिसिस कर रखा है, कितना इसने बारीक से उसको तोड़ रखा है। क्लियर है? बिना स्ट्रेस के आप ध्यान कर सकते हो। और हो सकता है पूछ ले प्रशासकों का आचरण। क्या पूछ ले? तो मूल्यों से युक्त हो, नियम कानून के अनुरूप हो और इसके उन्मुख हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। तो हम लोगों ने जो 3 लोग थे, कौन कौन से थे एक बार बोलो? समाज सुधारक, महान नेता और प्रशासक को देखा। बोलो, देख लिया। इसके बाद हम लोग कुछ नेताओं को देख लेते हैं। उसमें हम लोग जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे, गांधी को देखेंगे, पटेल को देखेंगे इधर से, फिर विवेकानंद को देख लेंगे। क्लियर है? कुछ और लोगों को देखेंगे। राजा राम मोहन राय लिख नहीं सकते हो? हैं? लिख सकते हो कि नहीं राजा राम मोहन राय पे 10 लाइन? इतनी जितनी चीजें मैं बता चुका हूं उतने में लिख सकते हो। अब प्रिंटेड नोट्स में मैंने डिटेल में दे भी रखा है, तो वहां के और कुछ यहां से कनेक्ट करके लिख सकते हो। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा, आराम से लिखने की स्थिति में हो। जो उसकी सारगर्भित बातें हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने क्लास में कर ली। ये तरीका है किसी टॉपिक को तैयार करने का, क्योंकि लेंदी टॉपिक है ये। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। किसको देखने जा रहे हैं? लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हेडिंग दे लो। थोड़ा जगह छोड़ देना उधर में एक पेज, मान लो और जोड़ने का कुछ मिल जाए तो आप उसे जोड़ भी सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिख लिया? क्योंकि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हो सकता है आपने पॉलिटी में भी कुछ देखा हो और इतिहास में भी देखा हो, मगर हम लोग यहाँ उनके इथिकल थॉट्स को देखने जा रहे हैं, वैचारिक पक्ष को, तथ्यात्मक नहीं। ठीक है? नेहरू, आपने हेडिंग दे लिया नेहरू, उसके नीचे लिखोगे राष्ट्रवाद। पूछ सकता है नेहरू के राष्ट्रवाद के संबंध में विचारों को स्पष्ट करें। किसके विचार? किसके बारे में? तो देखो, एक 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 बार लेफ्ट साइड में हम लोग नॉट लगा रहे हैं, दूसरे साइड में सीधे सीधे लिखेंगे। एक बार निगेट करेंगे, एक बार एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? इधर में लिखोगे उग्र राष्ट्रवाद, इधर में लिखोगे उदार राष्ट्रवाद।
हम बताएंगे कि नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन न करके उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। पहला लाइन, फिर से लाइन बोलो आप। किसका समर्थन करते हैं? उदार राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। कौन? लिबरल नेशनलिज्म, रेडिकल नेशनलिज्म नहीं। क्यों? क्यों समर्थन नहीं? समर्थन क्यों नहीं? क्यों समर्थन नहीं? यहां पे नीचे लिखोगे उग्र राष्ट्रवाद के परिणाम। लिखते वक्त लाइन क्रिएट करोगे, इस टाइप से नहीं लिखोगे, क्रिएट कर दोगे पैराग्राफ कि नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम ये होता है, इसलिए उसका समर्थन नहीं करते। वे उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? तो नीचे में परिणाम, परिणाम के सामने लिखोगे 4-5 पॉइंट। पहला पॉइंट पहला पॉइंट, साम्राज्यवाद। उग्र राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। तानाशाही, अशांतिदायक, शोषणकारी, युद्ध की स्थिति उत्पन्न, युद्ध की स्थिति उत्पन्न। आप ऐसे लिखोगे, नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन न करके उदार राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम, उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम किसमें होगा? तानाशाही बढ़ेगी, ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी, शोषण होगा, बोलो, और अंततः युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। इसीलिए वे उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। आप मुसोलिनी को देखो, हिटलर को देखो, ये लोग कौन से राष्ट्रवादी हैं? अपने राष्ट्र की बातों को बलपूर्वक दूसरे राष्ट्र पे लागू करते हैं, मानते कि हम श्रेष्ठ हैं, तुमको हमारी बात मान लेनी। अंततः कौन सी स्थिति पैदा हो रही है? बोलो, कौन सी स्थिति? उसके ठीक ऊपर क्या लिखे हुए? अशांतिदायक है, अशांति पैदा करेगा। अंतिम स्थिति किसकी होगी? क्या मानने पर? तो बोलो, कौन सा मानने पर? उग्र राष्ट्रवाद, अपने देश को मानना और उसकी बातों को बलपूर्वक दूसरे राष्ट्रों पर लागू कर देना। बोलो, ये किसके समर्थक हैं? क्यों? इसका परिणाम क्या होगा? इसमें क्या क्या फायदे हैं? नोट करोगे। अन्य राष्ट्रों एवं उनकी सभ्यता और संस्कृति का भी आदर, अन्य राष्ट्रों एवं उनकी सभ्यता और संस्कृति का भी आदर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना। उदार राष्ट्रवाद में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना है। यहां अन्य सभ्यताओं, अन्य राष्ट्रों की सभ्यताओं और संस्कृतियों का भी आदर है, और तुम भी रहो और हम भी रहे, यह भी भाव है। कौन से राष्ट्रवाद में? उग्र राष्ट्रवाद में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, तानाशाही प्रवृत्ति, शोषण होगा, अशांति पैदा होगी, और अंतिम स्थिति कहां होगी? हिटलर और मुसोलिनी की स्थिति देख लो। ये लोग कौन से लोग थे? बोलो, कौन से राष्ट्रवाद? अपने देश को सर्वोच्च मानना और उसकी चीजों को दूसरे के ऊपर भी आरोपित कर देना कि तुम भी मेरी बात मान लो, हमारे में ही विलन हो जाओ। बोलो, हम लोग श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, दुनिया पर राज करने का हक हमारा ही है,
हिटलर में थी ऐसी भावना, रेशियल सुपरमेसी की भावना थी। किसमें? उदार राष्ट्रवाद का परिणाम क्या होगा? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अन्य राष्ट्रों के बीच सभ्यता और संस्कृति का। तो नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन न करके एक पैराग्राफ हो जाएगा, इसको हटा लो। अब जैसे ही मैंने ध्यान गया तो तेजी से उन्होंने हटा लिया, तो वेरी गुड, सतर्कता हो गई। फिर इसको दो भागों में नीचे बांटो। इधर में लिखोगे आप राष्ट्रवाद को ही फिर से नीचे दो भागों में बांट लो, नोट करोगे। धार्मिक राष्ट्रवाद और इधर में लिखोगे पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर नेशनलिज्म, ये अभी खूब चर्चा में है। अगर आप फंडा आपका क्लियर है तो समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा भी पढ़े हो तो। नेहरू जो है धार्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? सेकुलर नेशनलिज्म का। कई बार कई दलों पे आक्षेप लगाया जाता है कि ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? किसी एक धर्म की बातों को राष्ट्र के स्तर पे स्थापित करना। अगर उस किसी एक धर्म की कोई मान्यता है और उसके विपरीत कोई काम कर रहा है तो आ जाएगा कि एंटी नेशनल है बेसिकली एक धर्म की मान्यता। उसको हमने जोड़ दिया किससे? कि भाई इसको मानते हो तभी आप राष्ट्रवादी हो, नहीं तो अगर आप इसका विरोध करते हो तो एंटी नेशनल हो। बोलो, तो नेहरू जो थे वो किसका विरोध करते हैं? किसका सपोर्ट करते हैं? सेकुलर नेशनलिज्म का। बहुत डिबेट वाली बात है, बड़ी सतर्कता से शब्दों का प्रयोग करना होता है। थोड़ा भी शब्द इधर से उधर हिले तो मामला बिगड़ने लगता है। ध्यान देना, बहुत सेंसिटिव टाइप की चीजें हैं। तो न सपक अपने तरीके से पढ़ाते वक्त आपको तटस्थ होकर उनकी बातों को लिखना है कि नेहरू ने क्या कहा है। क्लियर? तो नेहरू किसका समर्थन करते हैं? सेकुलर नेशनलिज्म का। फिर से बोलो, वो रिलीजियस नेशनलिज्म का समर्थन। किसका समर्थन? क्यों नहीं? इसका समर्थन क्यों समर्थन नहीं? इसके नीचे लिखोगे परिणाम में। परिणाम, ये जो सेकुलर, ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म है, ये क्या क्या पैदा करेगा नोट कर लोगे। अविश्वास, वैमनस्य, कट्टरता, और सहिष्णुता, और सहिष्णुता। प्रतिक्रियावादी स्थिति, रिएक्शन भी होगा। प्रतिक्रियावादी स्थिति, संघर्ष और तनाव की स्थिति। संघर्ष होगा, तनाव होगा, विवाद होगा। संघर्ष, तनाव, विवाद, हिंसा हो सकता है। सॉरी, फिर से बोलना, सारे लोग बोलो। नेहरू जो है धार्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन न करके पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद का, इनके अनुसार धार्मिक राष्ट्रवाद को अगर बढ़ावा देंगे तो समाज में कटुता होगी लोगों में, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न रिलीजन के लोग हैं। अब ऐसी स्थिति में किसी एक रिलीजन को आप राष्ट्र के स्तर पर ले जाओगे कि इसकी जो मान्यता है वही मान्यता राष्ट्र की मान्यता है। बोलो, हो सकता है वो किसी धर्म विशेष की मान्यता हो और कोई व्यक्ति हो सकता है उस मान्यता को स्वीकार हो सकता है, इस धर्म का व्यक्ति उसको मानता, तो आक्षेप इस पे लग सकता है कि भाई आप राष्ट्रवाद के विरोधी हो, आप एंटी नेशनल हो, क्योंकि आप इसको बात को स्वीकार नहीं करते हो। तो कुल मिला के धार्मिक राष्ट्रवाद किसको बढ़ावा दे सकता है? कट्टरता को बढ़ावा, परस्पर अविश्वास को बढ़ावा, विवाद को बढ़ावा, हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। कौन? धार्मिक राष्ट्रवाद। ध्यान देना,
कई बार राजनीतिक दलों पे धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है, ध्यान रखना। उधर में लिखो पंथ निरपेक्ष, ये सेकुलर नेशनलिज्म, समर्थन। क्यों क्यों करते हैं समर्थन, नोट करोगे। सांस्कृतिक बहुलता का समर्थन, सांस्कृतिक बहुलता का समर्थन है। रिलीजियस, ये सेकुलर नेशनलिज्म में सांस्कृतिक बहुलता का क्या है, समर्थन है। दूसरा, धार्मिक सद्भाव में सहायक है, धार्मिक सद्भाव कि तुम भी रहो हम भी रहें, धार्मिक सद्भाव में सहायक। क्लियर, ये सेकुलर नेशनलिज्म है। जहां पे किसी एक धर्म का दबदबा होता है, जनरली रिलीजियस नेशनलिज्म आने लगता है। उस रिलीजन की बात को कहां तक लाया जाता है, राष्ट्र तक। उस रिलीजन के बारे में अगर एंटी में कोई बात हुई, इसका मतलब आप राष्ट्र के एंटी में बात कर रहे हो। कई देशों में स्पष्ट तौर पे धार्मिक राष्ट्रवाद की स्थिति है, क्लियर। कई जगहों पे अस्पष्ट तौर पे है, क्लियर है। नीचे लिखोगे लास्ट में, परंतु नेहरू धार्मिक रूढ़िवादिताओं के विरोधी थे, पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। नेहरू धार्मिक रूढ़िवादिताओं के विरोधी थे। जो रिलीजियस कंजर्वेटिव आइडियाज हैं उनको ये विरोध करते हैं। क्लियर, बोलो। तो आप 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो कि नेहरू उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन न करके और पुनः नेहरू धार्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन न करके क्यों करते हैं, इसको क्यों नहीं करते, यही बताना है। क्लियर है, अभी तक कोई सवाल कहीं बना नहीं है, ध्यान देना कि राष्ट्रवाद पे सवाल आ जाए। क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। नेक्स्ट, नेहरू के ही नीचे फिर से लिखोगे समाजवाद। नेहरू समाजवादी हैं, समाजवाद। देखो, पॉलिटी अगर ठीक से समझना हो, इकोनॉमिक्स ठीक से समझना हो, तो उसके पहले शुरू में ही आप इन 2 शब्दों को खूब डिटेल से समझ लो तो बेहतर है। पहला उदारवाद है और दूसरा, ये 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं जो पॉलिटी में, पॉलिटिकल सिस्टम को समझने से पहले और अर्थव्यवस्था को समझने में यह मददगार है। कौन सा 2 शब्द, कई लोग साल 2-2 साल पढ़ लेते हैं, 4 लाइन बताने की स्थिति में नहीं रहते। वो कहां फंसेगा, कहीं पे भी सवाल थोड़ा ट्विस्ट करेगा, वहां फंसता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ध्यान देना, उदारवाद स्वतंत्रता का समर्थक है और समाजवाद, ये दोनों कोर वैल्यू हैं। इसलिए उदारवाद जो होगा वो पूंजीवाद का समर्थन करेगा, पूंजीपतियों को स्वतंत्रता दो। उधर में जाएगा तो कहेगा पंथ निरपेक्षता होनी, लोगों को स्वतंत्रता दो, किसी भी धर्म को मान लें। बोलो, ये सब कौन करेगा? इसकी कई सारी परिणतियां, ओपन मार्केट की बात करता है कौन? उदारवाद। और यहां समाजवाद क्या करेगा? तो समानता लाने के लिए कुछ तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे ना, तभी समानता होगी ना। बोलो, लोगों की योग्यता एक समान है कि अलग अलग है? योग्यता अलग अलग है और आपने दे दिया सबको क्या चीज? स्वतंत्रता। बोलो, सबको आपने कर दिया फ्रीडम है, आपको अपने तरीके से काम करो। तो योग्यता सबकी एक समान है कि अलग अलग है? तो कोई आगे बढ़ेगा, कोई तो नेचुरली स्वभावतः बनेगा कि नहीं, ऊंच नीच होगा कि नहीं होगा? धनी गरीब की स्थिति पैदा होगी कि नहीं होगी? होगा कि नहीं होगा? तो पूर्ण स्वतंत्रता दोगे, बोलो सारे लोग एक समान है क्या? कोई ज्यादा योग्य है कोई, और आपने सबको फ्रीडम दे दिया, तो समाज में समानता होगी, विषमता होगी। तो स्वतंत्रता दोगे तो स्वभावतः क्या आएगी? अरे बोलो, क्या आएगी? विषमता की समानता। तो स्वतंत्रता की चरम परिणति कहां होगी? बोल रहे, समझ में आ रहा है? बोलो।
कि मैं ही समझ रहा हूं केवल? ये सब तो आपको इकोनॉमिक्स में शुरू में पढ़ लेना चाहिए। ये एथिक्स का मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे समझा देता हूं। एथिक्स में समझे रहोगे तो कहीं कहीं लिखने में फायदा होगा, अदरवाइज अगर इकोनॉमिक्स इको सिस्टम को ठीक से समझना है अर्थव्यवस्था का, तो उसमें इसको जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट की बात वहां पे की जाती है अर्थव्यवस्था में। ये बेसिक कोर है, ये अगर जाने हो तो समझना बड़ा आसान हो जाएगा। एक बार फिर से बोलो, सबकी योग्यता एक समान है कि अलग अलग है? और सबको आपने फ्री फ्रीडम दे दिया समाज में कि जाओ, सबको फ्रीडम है, कोई बंधन नहीं है। तो सबको यदि स्वतंत्रता दोगे तो जो ज्यादा योग्य होगा वह कहां जाएगा, और जो कम योग्य होगा वो समाज में क्या बढ़ेगा? तो स्वतंत्रता की चरम परिणति क्या होगी? अब विषमता को कम करना चाहोगे तो हस्तक्षेप करोगे, हस्तक्षेप करोगे तो क्या कम होगा? बोलो, अगर समानता चाहते हो तो कुछ तो कमी लगाओगे ना, बंधन। कहोगे कि भाई ज्यादा कमा रहे हो ना, आ जाओ इतना 30% दे दो, कुछ तो उस पर लगाओगे ना, रिस्ट्रिक्शन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो दोनों को साथ लेकर चलना कठिन काम होता है, मगर दोनों में तालमेल होना, क्योंकि भारत में समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है, बंधुत्व भी है। ये चारों चीजें अपनी संविधान की प्रस्तावना में है। इन शब्दों को ठीक से नहीं समझोगे तो कठिनाई है। वाला ही टॉपिक जब प्रस्तावना पढ़ो तो खूब डिटेल से जाओ, एक एक शब्दों को आप एक एक दिन पढ़ सकते हो, तो आगे तक फायदा होगा। मतलब 2-2 घंटा एक एक शब्दों को जान सकते हो। केवल समानता पे लंबी विवेचना हो जाए, न्याय पे लंबी विवेचना हो जाए, ये जरूरी है। तो सिस्टम का मूल बात समझना आसान होगा, नहीं तो छोटी छोटी जगहों पे फंसे रहोगे। बोलो, क्लियर हो रहा है? समाजवाद किसकी बात करेगा? उदारवाद। अब देखो, अभी हम लोगों ने यहां पर देखा, नेहरू क्या है? समाजवादी हैं का मतलब क्या चाहते हैं? समाज में समानता हो। तो समानता लाने का 2 तरीका, एक तो मार्क्सवाद का तरीका, पूंजीपतियों को विनष्ट कर दो, हटा दो, रक्तपूर्ण क्रांति करो, बोलो, और पूंजीपतियों को उठा फेंको, तो उससे भी समानता हो जाएगी, बोलो। और दूसरा तरीका, ये जो है समाजवाद का समर्थन करते हैं, परंतु मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन, लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। कौन सा समाजवाद? समानता तो चाहिए मगर अहिंसक तरीके से। कौन से तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके से हम समानता लाएंगे। कभी हो सकता है लोकतांत्रिक समाजवाद पे सवाल पूछ सकता है। प्रियम्बल में, अपने संविधान की प्रस्तावना में है शब्द, तो बोलो, है शब्द। कौन सा समाजवाद है? समाजवाद भी और लोकतंत्र भी है। तो नेहरू किसका समर्थन करते हैं? समाजवाद का। इधर में एक लिख लो, मार्क्सवादी समाजवाद। कौन सा समाजवाद? और दूसरे साइड में लिख लो, लोकतांत्रिक समाजवाद। परंतु नेहरू मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन न करके लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं इसका समर्थन? नोट कर लोगे। ठीक है, नहीं आपकी क्लास इसके बाद भी कोई है क्लास शायद? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग 5:30 तक चलेंगे, अभी 10 मिनट का समय है। क्या क्या लिखे हो ये बताओ। नेहरू किसका समर्थन करते हैं? नेहरू समाजवादी हैं, परंतु वे मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन न करके लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं। क्यों नहीं करते हैं?
इसमें नोट कर लोगे, एक स्तर पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, एक स्तर पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मानी गई है। संक्रमण का जो दौर होगा, अगर मार्क्सवाद पढ़ रखा है, ध्यान देना, एक वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्वीकार्य है, मान्य है, किसमें? मार्क्सवादी समाजवाद में। और दूसरा, हिंसात्मक साधनों को स्वीकार किया गया है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु हिंसात्मक साधनों को स्वीकार्य, लक्ष्य प्राप्ति हेतु हिंसात्मक साधनों को स्वीकार किया गया है। हिंसा करेंगे, पूंजीपतियों को विनष्ट कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। कौन? मार्क्स। रक्तपूर्ण क्रांति होगी, बोलो, सारे लोग अब हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, उसके बाद पूर्ण समानता स्थापित हो जाएगी, बोलो, साम्यवाद आ जाएगा। ये स्वर्णों ये मानते हैं कि आ जाएगा, आया नहीं। दूसरा कौन सा शब्द है? हम समानता तो चाहते हैं, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से। नोट करोगे, लोकतांत्रिक साधनों जैसे संवैधानिक सुधार, लोकतांत्रिक साधनों जैसे संवैधानिक सुधार, कौमा देके, प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रगतिशील करारोपण, प्रगतिशील करारोपण आदि के माध्यम से समाजवाद के लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास। समाजवाद का लक्ष्य क्या होगा? समानता की प्राप्ति का प्रयास। बोलो, समानता तो चाहिए, परंतु अहिंसक तरीके से करेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से करेंगे, पूंजीपतियों को विनष्ट नहीं करेंगे। ये स्वर्णों, वो तो मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी क्रांति करो और इनको उठा फेंको, उखाड़ फेंको। किसको? पूंजीपतियों को। ऐसा मार्क्स कहते हैं। और यहां पर है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से समानता लाएंगे। मान लो जो कम कमा रहा है 10% दे देगा इनकम टैक्स, ज्यादा कमा रहा हो तो, और ज्यादा ऊपर उठ गया है तो ऊपर वाला जो ऊपर उठा है उसको थोड़ा सा, और जो नीचे वाला है उसको थोड़ा सा, समानता स्थापित करने की बात चल रही है। ये स्वर्णों, तो हम ऐसे लाने का प्रयास करेंगे, प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से, अहिंसक उपायों से, शांतिपूर्ण उपायों से हम समानता को लाने का, फिर इनमें भी कौशल विकास करेंगे, इनको भी सुविधा देंगे। बोलो, ये चीजें चल सकती हैं। क्लियर है? तो कभी हो सकता है सवाल आ जाए अगर नेहरू पे, तो नेहरू कैसे विचारक? समाजवादी। फिर से बोलो, कैसे विचारक? वे चाहते हैं समाज में समानता रहे, परंतु समानता स्थापना के लिए वो कौन सा तरीका अपनाते हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक हैं। वे मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक क्यों नहीं है? क्योंकि मार्क्सवादी समाजवाद क्या करता है? एक लेवल पे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को मान रहा है, बोलो, और हिंसात्मक साधनों को भी स्वीकार करता है। इसलिए वो इसका समर्थन ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण उपायों से, अहिंसक उपायों से समानता लाने का प्रयास, जैसे प्रगतिशील करारोपण, संवैधानिक सुधार, इन सब के माध्यम से हम समानता लाने का, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक हैं। कौन? ये मार्क्सवादी समाजवाद का समर्थन नहीं कर सकते। अपने ग्रंथ में अपना जो लक्ष्य है वो समाजवाद भी है, और समाजवाद की प्राप्ति हम कैसे करेंगे?
लोकतांत्रिक तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर। ये नेहरू का मत है। और भी कुछ पक्षों को देख लेंगे नेहरू का। क्लियर है? आज यहीं पे, फिर अब कोई और पार्ट करेंगे तो वो शायद 5:35 से कुछ क्लास भी, 5:35-40 से। क्लियर है? तो शेष पक्षों को हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।